अगर लीवर किसी का डैमेज हो रहा है तो वो स्टेजेस में डैमेज होता है। पहली स्टेज क्या होती है? जब फैट काफ़ी टाइम तक प्रेजेंट है लिवर सेल्स में और जो लिवर सेल्स की अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज उसको वो नहीं करने देंगे एंड दे विल स्टार्ट डैमेजिंग द सेल्स। लिवर सेल्स को वो डैमेज करना शुरू कर देंगे। कि आखिर में लीवर सिरोसिस क्या होता है? इंजरी किसी कारण से परसिस्टेंट है और लंबे समय तक चली जा रही है, तब लिवर जो रिजनरेट कर रहा है वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है। तो कैसे एक जो नॉर्मल व्यक्ति है वो पहचान सकता है कि उसकी बॉडी में लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है? थकान होना ज़रूरत से ज़्यादा, या एक तरह की भूख का नहीं लगना, उल्टी का सेंसेशन रहना, आपका वजन कम हो जाना। क्या कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहाँ पर कोई सिम्टम्स ना दिखे लेकिन वो स्टेज जो है लीवर की वो सिरोसिस तक आ चुकी है? बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब पहली बार कोई सिम्टम आता है उसका, यानी कि सिरोसिस था काफ़ी दिनों से और प्रोग्रेस हुआ, उसके कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए, उसके लिए हमने टेस्ट किया और तब हमें पहली बार पता चला इनको सिरोसिस भी था। क्या मेन कॉजेज होते हैं? क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको ही लीवर सिरोसिस का रिस्क रहता है। फैटी लिवर डिजीज जो आजकल हो रखा है लोगों में ओबेसिटी के कारण, वो भी अंत में जाके सिरोसिस कर सकता है। अल्कोहल तो है ही एक कारण। कुछ कंजेनाइटल डिजीज भी होती हैं जो बच्चों में होती हैं। पेट में ना पानी भी भर जाता है, क्या ये भी सिरोसिस का साइन होता है? कैंसर है और वो डिसेमिनेटेड कैंसर है, मतलब फैला हुआ कैंसर है, तो भी पेट में पानी आ सकता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है क्या स्मोकिंग का हमारा असर जो है वो लीवर पे भी पड़ता है? स्मोकिंग हैज इंडिपेंडेंटली अफेक्टेड द लिवर, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्कोहल इनटेक। कि लीवर सिरोसिस लीवर कैंसर होता है? अगर आपको लिवर सिरोसिस है तो इट इज ए फर्टाइल ग्राउंड लिवर कैंसर बनने के लिए। कैसे सिरोसिस को ट्रीट किया जाता है? क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? तो सबसे पहले आपको ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, राइट? ये सबसे ज़रूरी काम है। अगर हम उसी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सिरोसिस हो जाएगा। तब भी कंट्रोल नहीं किया तो सिरोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन विल स्टार्ट। ने एक बार ट्रीटमेंट कराया तो 15 साल आपका लाइफ स्पैन काइंड ऑफ जो लीवर का है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है नहीं, मेंटेन रहेगा उतना। अच्छा, मेंटेन रहेगा। ओके। धनिए का पानी पीते हैं तो आपका लीवर कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाता है, एकदम सही हो जाता है? लीवर का इससे कोई लेना देना नहीं। दिन भर ना जाने हम क्या क्या खाते हैं, हमारी इन्हीं फूड चॉइसेस की वजह से हमारा लीवर भी खराब हो रहा है। क्या आपको पता है कि अगर आप अपने लीवर पर ध्यान नहीं देते तो ये आपको लीवर सिरोसिस की स्टेज पर भी लेकर जा सकता है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस की। आखिर लीवर सिरोसिस किस तरह से होता है, क्या क्या इसके कॉजेज हैं, सिम्टम्स हैं और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर नितिन कुमार। हेलो डॉक्टर। हेलो वर्षा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। एंड ऑल्सो सर, जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम लीवर सिरोसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर में लीवर सिरोसिस क्या होता है और कैसे इसकी जो शुरुआत है वो हमारी बॉडी में होती है? हाँ, हम इसको ऐसे समझते हैं कि लिवर नॉर्मली ना काफ़ी स्मूथ ऑर्गन है अगर उसको हम देखें बॉडी के अंदर, और लिवर में बहुत ही एक अच्छी यूनिक कैपेसिटी है रीजनरेट करने की। अगर लिवर को कुछ इंजरी हो भी रही है तो वो रीजनरेट कर लेता है अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेता है। अगर वो इंजरी किसी कारण से परसिस्टेंट है और लंबे समय तक चली जा रही है, तब लिवर जो रीजनरेट कर रहा है वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है। जो लिवर का आर्किटेक्चर है वो ख़राब हो जाता है। अब आर्किटेक्चर को समझना है ना, तो इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे आप घर बनाते हो। घर में एक तरफ किचन होता है, वॉशरूम होता है, हॉल होता है, डाइनिंग होते हैं, कमरे होते हैं। ये एक आर्किटेक्चर है। अब कोई घर खंडहर है, ये कहने के लिए क्या होगा, ये आर्किटेक्चर आप हटा दो, है ना? तो उसको हम बोलते हैं इट्स अ रबल। अब ये खंडहर बन चुका है, राइट? वो दीवारें गिर चुकी हैं, छत नहीं है, जो उसका आर्किटेक्चर था वो बिगड़ चुका है। वैसे ही लिवर एक आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। वो आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है सिरोसिस में। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो रीजनरेटिंग कैपेसिटी है लिवर की वो कहीं ना कहीं अब कॉम्प्रोमाइज हो गई है, अब वो गड़बड़ हो गई है। और उसके गड़बड़ होने का कारण है जो इंजरी लिवर को हो रही है वो लगातार हो रही है और लंबे समय तक हो रही है। ओके, सो जैसे तो इस स्टेज तक को पहुंचने को हम सिरोसिस बोलते हैं। ओके,
सर, अभी आपने बताया कि लीवर सिरोसिस कैसे बॉडी में बनना शुरू होता है, और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके क्या मेन कॉजेज़ होते हैं? क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, उनको ही लीवर सिरोसिस का रिस्क रहता है। तो रिस्क पर कौन लोग हैं? कौन से लोग ऐसे हैं जो प्रोन हैं ज़्यादा? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल से ही लिवर में सिरोसिस हो सकता है। लिवर सिरोसिस होने के कई सारे कारण हैं। ओके। जैसे हेपेटाइटिस वायरस डिजीजेज होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये आपको सिरोसिस कर सकती हैं। फैटी लिवर डिजीज जो आजकल हो रखा है लोगों में ओबेसिटी के कारण, ओके। वो भी अंत में जाके सिरोसिस कर सकता है। अल्कोहल तो है ही एक कारण। कुछ कंजेनाइटल डिजीज भी होती हैं जो बच्चों में होती हैं, वो भी सिरोसिस कर सकती है। एक और जो मुख्य कारण है सिरोसिस होने का, वो है कि जो आपकी खुद की इम्यूनिटी है, जो नॉर्मली जिसको लड़ना है वायरस से, बैक्टीरिया से, बाहर के इन्फेक्शन से, वो आपके बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसको हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। ओके। ये ऑटो इम्यूनिटी लिवर के टिश्यूज और सेल्स के अगेंस्ट ही बन जाती है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीजेस बोलते हैं। जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस होता है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस होता है, ये सब भी सिरोसिस कॉज कर सकते हैं। ओके। सर, अभी आपने बताया कि क्या-क्या मेन कॉजेज़ हो सकते हैं लीवर सिरोसिस के। लेकिन जब हम लीवर सिरोसिस की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को सिम्पटम्स नहीं समझ आते। उनको लगता है कि बॉडी बाहर से तो एकदम ठीक दिख रही है, लेकिन क्या-क्या इसके सिम्पटम्स उसे कैसे एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, वो पहचान सकता है कि उसकी बॉडी में लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि लिवर में ना एक चीज़ हमें समझना होगा कि लिवर में बहुत ज़्यादा रिजर्व है। अच्छा। सपोज आप 80% ऑफ लिवर अगर काम नहीं कर पा रहा है, तो भी 20% बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन कर सकता है। इसके अलावा ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि लिवर 500 से ज़्यादा फंक्शन करता है बॉडी के, अच्छा। राइट? तो जब इतना सारा फंक्शन हो रहा है बॉडी का, तो कुछ आपको प्रॉब्लम पता चलेंगी, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेंगी, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे चल रहा होगा। जनरली जो इनिशियल सिम्पटम्स आते हैं, जो बहुत अर्ली टाइम में आते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक टू द लिवर नहीं होते हैं। जैसे थकान होना ज़रूरत से ज़्यादा, या एक तरह की भूख का नहीं लगना, उल्टी का सेंसेशन रहना, आपका वज़न कम हो जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए आपको जॉन्डिस डेवलप हो गया, तो ये तो टेलटेल साइन है कि आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। या पेट में पानी आ गया है, या आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि लिवर की प्रॉब्लम आ रही है, या आपको इचिंग डेवलप हो रहा है। इसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, वो दूसरी बीमारियों में भी हो सकती हैं। तो ऐसे पिन पॉइंट करना कि ये लिवर के कारण ही है, ये थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो सर अगर किसी को ऐसे सिम्पटम्स दिखते हैं, जैसे आपने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि लीवर सिरोसिस के ही सिम्पटम्स हो, क्योंकि बाकी बीमारियों में भी या बाकी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी ये सिम्पटम्स आपको दिख सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसे सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो उनको पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ चेकअप कराएँ, डॉक्टर से मिलें, फिजिशियन से मिलें। जो ब्लड टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट कराएँ, अल्ट्रासाउंड कराएँ, तो उससे मोटा-मोटी एक जानकारी हमें मिल जाती है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। ये सिम्पटम्स का रीज़न क्या है? क्या ये लिवर की प्रॉब्लम के कारण आ रहा है, या ये किडनी की प्रॉब्लम्स के कारण है, या किसी दूसरे ऑर्गन के प्रॉब्लम के कारण ये सिम्पटम्स आ रही हैं। बिल्कुल। सर, हम लीवर सिरोसिस की बात करते हैं और एक होता है लीवर फाइब्रोसिस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, सिरोसिस फाइब्रोसिस का ही एक सीवियर फॉर्म है। ओके। तो जैसे नॉर्मली जब हमारी बॉडी में हीलिंग होती है, सपोज कहीं पे हमें कट लगा और हमारी वुंड हीलिंग होती है, और वहाँ पे जब आप देखेंगे वो एरिया थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्कार। तो जो भी हीलिंग है वो एक स्कार फॉर्मेशन के साथ हो रही है, दैट स्कार इज नथिंग बट द फाइब्रोसिस, राइट? जब लिवर में हीलिंग हो रही है, तो वो विदाउट स्कार की होती है इनिशियल पीरियड में। लेकिन अगर इंजरी परसिस्टेंट हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, लगातार वो इंजरी हो रही है, सपोज वायरल डिजीज लगातार परसिस्ट कर रहा है बॉडी में, अल्कोहल आप लगातार ले रहे हैं, आपको ओबेसिटी है, फैट आपके लिवर में लगातार प्रेजेंट हो रहा है, रह रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, तो वो फर्दर इंजरी करता है, और उसके परसिस्टेंट के कारण धीरे धीरे फाइब्रोसिस डेवलप होने लगता है लिवर में। उसके स्टेजेस होते हैं, F1 टू F4 हम बोलते हैं। ओके। जो F4 है वो सिरोसिस है।
मतलब सिरोसिस लास्ट स्टेज होता है। या ऑफ द और फाइब्रोसिस। ओके, मतलब जब हम लीवर की बात करते हैं तो लीवर के मेजरली अगर लीवर किसी का डैमेज हो रहा है तो वो स्टेजेस में डैमेज होता है। पहली स्टेज क्या होती है सर? तो अगर हम मेनली देख लें कि अल्कोहल का अगर हम ले लें एज एन एग्जांपल, तो पहले अल्कोहल में फैट आता है, अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी डिजीज होता है पहले। उसके बाद वो फैट ही, अब क्या है कि लिवर के जो सेल्स है ना वो फैट को स्टोर करने के लिए नहीं बने हैं। उनका काम वो नहीं है फैट को स्टोर करना। अगर थोड़ा बहुत फैट आएगा तो उसको मेटाबोलाइज करके लिवर के सेल्स एनर्जी में बदल के अपना यूज कर लेंगे उसको। लेकिन जब फैट काफी टाइम तक प्रेजेंट है लिवर सेल्स में, और जो लिवर सेल्स की अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज उसको वो नहीं करने देंगे, एंड दे विल स्टार्ट डैमेजिंग द सेल्स, लिवर सेल्स को वो डैमेज करना शुरू कर देंगे। तो उससे नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको हम स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। तो स्टीएटोहेपेटाइटिस का कहने का मतलब है कि अब लिवर के सेल्स में या लिवर में सूजन भी आ गई है और लिवर के सेल्स आर डाइंग, वो शुरू हो गया है। जब डेथ होती है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, लिवर सेल्स की डेथ के बाद न्यू लिवर सेल्स वहां पे आ जाने चाहिए एज ए प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, जो हम बोलते हैं ना फिर से लीवर रीग्रो। ही एक ऐसा हमारी बॉडी का पार्ट है Yes. जो रीजनरेट हो जाता हो है। जाना चाहिए। लेकिन अब क्या है, क्योंकि आपके पास फैट तो लगातार ही आ रहा है, तो अब जो नए सेल्स आएंगे उसकी जगह पे फाइब्रोसिस आएगा। राइट। तो वो जब फाइब्रोसिस के फिर स्टेजेज आएंगे तो वो, जैसे स्टीएटोहेपेटाइटिस है तो फाइब्रोसिस के स्टेजेज अब शुरू हो गए हैं, फाइब्रोसिस आना शुरू हो गया है, यानी कि अब लिवर हार्ड होना शुरू हो गया है, स्कार बनना शुरू हो गया है, और जैसे ही वो F4 तक पहुंचेगा तो वो सिरोसिस हो जाएगा। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, देन सिरोसिस, ये स्टेजेस में चलता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सिरोसिस लास्ट स्टेज होती है। ऑल्सो सर, मुझे आपसे ये जानना था कि लीवर सिरोसिस क्या एक बीमारी है या फिर एक रिवर्सिबल कंडीशन है? क्योंकि सिरोसिस की मैं फोटोज भी देख रही थी तो बहुत हॉरिबल दिखता है सिरोसिस, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, सिरोसिस इसलिए हॉरिबल दिखता है, मैं लास्ट के क्वेश्चन शुरू करता हूँ, क्योंकि जो सिरोसिस में लिवर का जो आर्किटेक्चर है, नॉर्मल आर्किटेक्चर वो नहीं दिखता, पहले तो वो चेंज हो जाता है। ऐसे लिवर इज अ वेरी स्मूथ ऑर्गन, गुड लुकिंग ऑर्गन, सॉफ्ट स्मूथ। अब उसमें क्या है, वो हार्ड हो गया है और उसमें नोड्यूल्स हो गए, छोटे छोटे गांठ बन गए। दिस आर रीजनरेटिंग, फेल्ड रीजनरेटिंग नोड्यूल्स हैं जो वो ठीक से रीजनरेट नहीं कर पाए हैं और उनके अराउंड फाइब्रोसिस है। तो इस तरह से सिरोसिस वहां पे आ रहा है। अब है कि क्या सिरोसिस इन इटसेल्फ इज ए डिजीज? एक्चुअली सिरोसिस मैनिफेस्टेशन है डिजीज का। जैसे आपको जो इंजरी हो रही है, आपको जो डिजीज है लिवर डिजीज, वो तो कई कारणों से हो रहा है, अल्कोहल है, वायरस है, फैट है, कंजेनाइटल डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, इन सब चीज़ों से लिवर डिजीज हो रहा है, और वो लिवर के आर्किटेक्चर को चेंज कर रहा है, उसके लुक को चेंज कर रहा है, जिसको आप एज ए सिरोसिस देख रहे हो। वो आपको वहां पे दिख रहा है। जहां तक रिवर्सिबिलिटी का सवाल है, एक स्टेज तक सिरोसिस यस रिवर्सिबल है। जैसे कि आपको वायरल डिजीज है, सपोज हेपेटाइटिस सी है, और अगर आप हेपेटाइटिस सी का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर पाते हैं, जो कि आजकल काफी पॉसिबल है, आसानी से अब ये चीज हो जाती है, तो उनकी सिरोसिस रिवर्स हो सकती है। सिरोसिस रिवर्स हो सकती है मतलब फाइब्रोसिस के स्टेज पीछे की तरफ आ सकता है। ओके, मतलब इसको एक स्टेज तक आप रिवर्स कर सकते हो अगर आपने उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया। एग्जैक्टली। सर, हम जब सिरोसिस की बात करते हैं ना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को कुछ सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। आपने बहुत सारे सिम्टम्स बताए थे और आपने ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स आपकी लिवर सिरोसिस के ही हों। क्या कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहाँ पर कोई सिम्टम्स ना दिखे लेकिन वो स्टेज जो है लीवर की वो सिरोसिस तक आ चुकी है? अक्सर होता है ऐसा। अक्सर ऐसा होता है कि जो लिवर सिरोसिस का पता तब चलता है जब हम किसी और कारण से पेशेंट के टेस्ट कर रहे होते हैं, किसी और प्रॉब्लम से कर रहे होते हैं, या रूटीन हेल्थ चेकअप कर रहे होते हैं, तब पता चलता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब पहली बार कोई सिम्टम आता है उसका, यानी कि सिरोसिस था काफी दिनों से और प्रोग्रेस हुआ, उसके कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए, उसके लिए हमने टेस्ट किया और तब हमें पहली बार पता चला इनको सिरोसिस भी था। जैसे ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको हेपेटाइटिस बी होता है और कभी उनको पेट में पानी आ गया या जॉन्डिस हो गया
या खून की उल्टी हुई या दिमाग पे असर आया, मेमोरी लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ें जब होने लगती हैं तो ऑब्वियसली उनकी जांचें शुरू होती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी या सी भी था, उन्हें सिरोसिस भी था। इससे पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे। आप उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे मैं तो बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अभी से महीने भर पहले और आज से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो इन दैट सेंस हम कह सकते हैं कि समटाइम्स इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही हो एज़ सच। मतलब आप बाहर तो ऑल ओके दिख सकती है आपकी बॉडी, लेकिन अंदर वो बहुत ज़्यादा डैमेज आपकी बॉडी को कर सकता है। कर सकता है ये। और सर किस एज ग्रुप में लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है? जन्म से लेके अच्छा, बुढ़ापे तक किसी भी एज में लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक भी होता है ये? जी हाँ, जेनेटिक भी होता है, कंजेनाइटल भी होता है और अर्ली यंग एज में भी होता है, ओल्ड एज में भी होता है। तो आप जन्म से लेके किसी भी एज तक आप देख सकते हैं लिवर की तो प्रॉब्लम। आपके पास कभी ऐसे कोई केसेस आए हैं जहाँ पे एक बिल्कुल यंग बच्चा आपके पास आया हो, जिसका आपने जब उसको एग्जामाइन किया हो तो उसको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे जन्म के पहले महीने में अगर जॉन्डिस हो रहा है, तो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको हम बिलियरी एट्रेसिया बोलते हैं। फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसको कॉमनली हम कॉलेस्टेटिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं। वो डिजीज़ेज़ फर्स्ट मंथ से लेके फर्स्ट ईयर के एज के बच्चों में होती है। तो ऐसे बड़े सारे केसेस आते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑपरेशन करके भी ठीक करते हैं, नहीं तो इनमें से ज़्यादातर बच्चों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। ओके। और सर मोस्टली जब हम बात करते हैं ना लीवर सिरोसिस की, तो लीवर सिरोसिस की और नॉन फैटी जो अल्कोहलिक लीवर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जी। डिजीज़ आप कह रहे हैं। सही, इसको ऐसे समझते हैं कि जो हमारा लाइफ़स्टाइल है आजकल और जो हमारी जो जंक फूड का जो एरा चल रहा है और ये सब चीज़ें हैं, इससे ओबेसिटी एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन में है। फूड की अबंडेंस इतनी है और हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, हमें ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। और जैसे हम अभी यहाँ एसी रूम में बैठे हैं, तो हमारी बॉडी को थर्मल रेगुलेशन भी नहीं करना है, तो आपकी एनर्जी बहुत कंज़र्व हो रही है बेसिकली। तो जो ओबेसिटी जो है, वो बेसिकली आपके पास अकाउंट में पैसे तो आ रहे हैं, पर आप खर्च नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। तो वही पॉजिटिव बैलेंस ओबेसिटी के फॉर्म में दिखती है हमें। नाउ हमारे बॉडी में सेल्स हैं कुछ जो उस फैट को स्टोर करने के लिए बने हैं और उसको स्टोर करके वो बहुत खुश हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बॉडी को भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेट बढ़ेगा, वो सब चीज़ें हैं, बट इट इज़ ओके। नाउ अगर और भी ज़्यादा बैलेंस बढ़ा, सपोज आपका जब पैसे आते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप पहले बैंक में रखते हैं, राइट? जब तक आप बैंक में रख रहे हैं तब तक ठीक है, बैंक इज मेंट फॉर दैट, राइट? कि आप वहाँ रखो। और पैसा आएगा, आप घर में रखोगे, फ्रॉम देयर प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ओके। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एंटी सोशल एलिमेंट हो, सब पे नजर आ जाएगी। वैसे ही हमारे शरीर में फैट अगर एक्सेस में आ रहा है, तो अब वो उस सेल्स में भी जाएगा जो उसके लिए बने नहीं है, उसको हैंडल करने के लिए बने नहीं है। जैसे लिवर सेल्स हैं, जैसे ब्लड वेसल्स के सेल्स हैं, तो इन सब चीज़ों पे जाके भी वो अफेक्ट करना पड़ेगा, एडवर्सली अफेक्ट करना शुरू कर देगा। इसी को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, क्योंकि अल्कोहल इज ऑल्सो रीजन फॉर फैटी लिवर डिजीज, और ये क्योंकि ओबेसिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म कहने का मतलब इसमें सिंपल फैटी लिवर से लेके और दूसरे एंड पे सिरोसिस भी है। तो पहले सिंपल फैटी लिवर होगा, उसके बाद स्टेटोहेपेटाइटिस होगा, जिसको हम यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, और फिर वो सिरोसिस होगा। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, जिसके वन एंड पे सिर्फ फैटी लिवर है, जिसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डाइट और एक्सरसाइज करनी है। दूसरे एंड पे सिरोसिस है, जहाँ पे आपको उसके रिलेटेड बड़े सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके। सर आपने बताया अभी कि ओबेसिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में, तो ओबेसिटी का सिरोसिस से भी कुछ कनेक्शन होता है? यस, तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट तो फैटी लिवर है, अगर आपने अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं किया, आपने फैट इंटेक जो पॉजिटिव बैलेंस है, उस बैलेंस को आप नेगेटिव पे नहीं लाओगे, तो वो तो लिवर को डैमेज करना शुरू करेगा, क्योंकि लिवर के सेल्स में अब फैट आ गया है। नो, इट स्टार्टेड डैमेजिंग, वो डैमेज तो कर रहा है, फैट तो कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, अब
उसके बाद वो स्टेटोहेपेटाइटिस कर रहा है, वहाँ पे सूजन कर रहा है, वहाँ पे नेक्रोसिस कर रहा है, सेल डेथ कर रहा है। अब जब सेल डेथ होगी तो वहाँ पे स्कारिंग शुरू होगी, फाइब्रोसिस शुरू होगा और वही फिर वो सिरोसिस को कॉज करेगा। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स है। तो यस, ओबेसिटी इज लीडिंग टू सिरोसिस। यस सर, हम लीवर सिरोसिस के रिस्क की बात करते हैं, तो जो ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं वो कैसे सिरोसिस के रिस्क को बढ़ाती हैं? तो जैसे मैंने बताया, ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? हमारी जो इम्यूनिटी है जो बाहर से रोगों को लड़ने के लिए बनी है और हमारे ऑर्गन्स को जनरली अफेक्ट नहीं करती। ये एक मैकेनिज्म हमारे शरीर में है कि वो हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करेगी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, चाहे वो जेनेटिक हो या एक्वायर्ड हो, वो हमारे लिवर टिश्यू को भी, स्पेसिफिकली फॉर लिवर मैं बता रहा हूँ, हालांकि वो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, लिवर के टिश्यू को वो आइडेंटिफाई करना शुरू करती है एज फॉरेन टिश्यूज और उसको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। और वो लगातार डिस्ट्रॉय कर रही है, इंजरी कर रही है, फिर वही प्रोसेस शुरू होगा, हीलिंग विथ स्कारिंग होगी, दैट विल लीड टू सिरोसिस। ओके सर, ऐसे पेट में ना पानी भी भर जाता है, क्या ये भी सिरोसिस का साइन होता है? उसको कुछ कंडीशन होती है, कुछ बोलते हैं उसको? एसाइटिस बोलते हैं उसको। ओके। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, पेट में पानी आना सिर्फ सिरोसिस के कारण हो जरूरी नहीं है। यस, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस, ये है। लेकिन अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है तो भी पेट में पानी आ सकता है। अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसको हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं, उससे भी पेट में पानी आ सकता है। अलग बीमारियां, जैसे अगर टीबी है, पेट का टीबी है, उससे भी पेट में पानी आ सकता है। अगर कैंसर है और वो डिसेमिनेटेड कैंसर है, मतलब फैला हुआ कैंसर है, तो भी पेट में पानी आ सकता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसका कारण जानने की जरूरत होती है। बट अगर आपको पहले से पता है आपको सिरोसिस है, बाकी ऑर्गन्स आपके ठीक हैं, तो जो पानी आया है वो मोस्ट लाइकली लिवर का ओरिजिन है। ओके, मतलब सिरोसिस को सर ठीक किया जा सकता है? ये हमें थोड़ा केयरफुली इसको बोलना पड़ेगा। सिरोसिस को कब ठीक किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। एक तो जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है सिरोसिस का, मतलब पेट में पानी नहीं आया है, ब्लीडिंग नहीं हुई है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी नहीं हुआ है, सीवियर नहीं हुआ है, राइट, स्टेज 2-3 पे नहीं गया है, तब तक यस, यू कैन सिट ऑन इट, नो प्रॉब्लम। आप रह सकते हैं, आप रेगुलर फॉलोअप में कीजिए, आप सर्विलेंस में रहिए, डॉक्टर से कनेक्ट में रहिए, बहुत एक्टिव कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आपका फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आया है, नाउ यू आर ए कॉम्प्लिकेटेड सिरोटिक पेशेंट, अब तो ट्रीटमेंट चलेगा आपका, है ना। और वो प्रॉब्लम किस तरह से बढ़ती है, कितनी तेजी से बढ़ती है, उस पर डिपेंड करेगा आपका लाइफ कितना रहेगा। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है और मेडिकल ट्रीटमेंट से भी कंट्रोल अगर नहीं हो रहा है, देन लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। और सर, जिन लोगों को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, कई बार ये भी देखा जाता है कि उनकी स्किन पर ब्रूसिंग जैसा दिखता है, या उनकी स्किन ना हील बहुत धीरे धीरे होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जब लिवर की प्रॉब्लम होती है तो लिवर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। 500 फंक्शंस जो लिवर कर रहा है, उसमें एक सेट ऑफ फंक्शंस जो है वो है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। ऑब्वियसली जब लिवर डिजीज है तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो हमारे बॉडी में ब्लीडिंग की एक टेंडेंसी आ जाती है। तो जब भी हम ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, प्लस दूसरा रीजन ये भी है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लीडिंग को रोकते हैं, उनके नंबर्स भी सिरोसिस में कम हो जाते हैं। ये भी काफी कॉमनली देखा जाता है। पेशेंट्स जब ब्लड के टेस्ट कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो मैंने बताया अभी, जो पोर्टल प्रेशर है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन है, वो हो गया है। उससे क्या होता है कि प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शंस बढ़ जाता है। प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन बढ़ गया है, इस कारण से प्लेटलेट्स के नंबर कम हो गए। अब जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को रोकने के फर्स्ट स्टेप में प्लेटलेट्स यूज होते हैं। अब उनके नंबर कम है तो इजी ब्रूजिंग ऐसे पेशेंट्स में देखी गई है। तो ऐसे लोगों में अगर फॉर एग्जांपल उनको चोट लग जाए तो उनका जो ब्लड है वो भी आसानी से रुकता नहीं है? रुकता है, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, तो वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है? हाँ, जैसे जैसे डिजीज सीवियर होती जाएगी वो प्रॉब्लम और ज्यादा होती जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं कि ऑल्दो लिवर तो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है और उसकी कमी हो रही है लिवर के प्रॉब्लम्स के कारण, बट लिवर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाता है। अच्छा। हाँ, तो अगर लिवर की प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है,
वो एक नए बैलेंस पे है, जहाँ पे क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस, दोनों ही कम लेवल पे आ गए। अब ये है कि आप इस बैलेंस को ट्रिप कैसे करते हैं, इस बैलेंस को बिगाड़ते कैसे हैं। जैसे ही ब्लीडिंग होगी, दिस बैलेंस विल ट्रिप और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी दिखने लगेगी और इसलिए वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी के अगर वुंड्स भी अच्छे से हील नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो सकता है लीवर सिरोसिस का। और लीवर सिरोसिस में इम्यूनिटी भी सप्रेस हो जाती है। अच्छा, कम हो जाए, मतलब वो अपनी ही सेल्स से को एज अ लाइक डिफेंस सिस्टम उसके अगेंस्ट लड़ नहीं पाती है। दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। ओके, यहाँ पे है कि आपका डिफेंस सिस्टम ही ओवरऑल कम हो गया है, ओह, इम्यूनिटी की लेवल ही कम हो गई, इसलिए हम्म। सिरोटिक्स पेशेंट्स में इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। दे आर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस, Okay. क्योंकि लिवर में भी बहुत सारे सेल्स ऐसे बनते हैं जो आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। सर, हमने ना पहले अल्कोहल के बारे में बात की थी। आपने बताया था कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्क पर होते हैं कि उनका लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। हाँ। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्मोकिंग का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो हमारे लंग्स पर पड़ता है, लीवर पर नहीं पड़ता। एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? स्मोकिंग का हमारा असर जो है वो लीवर पे भी पड़ता है? देखिए, ऐसा कहना कि स्मोकिंग का लिवर पे कोई असर नहीं होता, ये गलत है। बिल्कुल असर होता है, खासकर वो जो अल्कोहल भी ले रहे हैं और स्मोकिंग भी ले रहे हैं। ऐसा देखा गया है, ऐसे पेशेंट्स में स्मोकिंग हैज इंडिपेंडेंटली अफेक्टेड द लिवर, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्कोहल इनटेक। तो स्मोकिंग का यस इफेक्ट है लिवर पे भी, लिवर की इंजरी करता है वो। सर, लीवर जो सिरोसिस है उसका डायग्नोसिस कैसे होता है? कैसे पता किया जा सकता है बॉडी में कि लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है? एक तो पेशेंट्स के सिम्टम्स है कि पेशेंट्स को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, जैसे मैंने बार बार बताया कि जॉन्डिस है, जैसे ही आपके आंखों में पीलापन आया, स्किन में पीलापन आया, पेशेंट खुद ब खुद समझ जाता है। पेट में दर्द शुरू हुआ अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो, और दबाने पे भी यहाँ पे दर्द हो रहा है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन जहाँ पे लीवर होता है हमारा, तो ये सब इंडिकेट करता है कि कुछ तो प्रॉब्लम लिवर के साथ है। तो हम बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं उसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में जैसे बिलिरुबिन होता है, लिवर के एंजाइम्स होते हैं जिसको हम पॉपुलरली एसजीओटी, एसजीपीटी बोलते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बोलते हैं, गामा जीटी बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं, ये सब लिवर फंक्शन टेस्ट में आते हैं। ये सारे इंडिकेट करते हैं कि लिवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम, उसमें फिर हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि क्या हमें लिवर के जो बनावट है उसमें कोई अंतर दिख रहा है। जैसे हमने सिरोसिस की बात की, तो क्या जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो क्या हमें वो गांठें दिख रही हैं अल्ट्रासाउंड में या नहीं, तो हम उससे भी पता करते हैं कि यस लिवर में प्रॉब्लम है। या सपोज किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस मतलब एकदम से लिवर में हेपेटाइटिस हो गया, जनरली जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के कारण होता है, तो उसमें लिवर बड़ा हो जाता है, सूजन दिखती है, ये सब हम देख सकते हैं और अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट देख के बता सकते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस जैसा लिवर दिख रहा है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर एकदम से अल्ट्रासाउंड में या फैटी लिवर है वो भी हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। बहुत कॉमन फाइंडिंग है, आप 10 अल्ट्रासाउंड देखेंगे उसमें से 5 में फैटी लिवर दिखेगा आपको लिखा हुआ, ग्रेड 1, उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा फैट है लिवर में। अल्ट्रासाउंड फाइब्रोसिस नहीं बता सकता, जैसे जब हम फाइब्रोसिस के फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे तो सिरोसिस है वो तो दिखेगा नोड्यूल्स की तरह, लिवर के आर्किटेक्चर में जो चेंज है, जो ग्रॉस लिवर में चेंज है वो दिख जाता है। लेकिन उससे पहले के स्टेजेस के लिए हम एक टेस्ट होता है, उसको फाइब्रोस्कैन बोलते हैं, जिसमें हम लिवर में कितना फाइब्रोसिस है इसको मेजर करते हैं। इसको हम ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी बोलते हैं। तो साउंड वेव से हम उसकी क्या रेजिलियंस है लिवर की, अगर स्टिफ हो गया है तो उसकी स्कोरिंग होती है, वो हम देखते हैं। उससे भी लिवर की प्रॉब्लम या लिवर डिजीज का डायग्नोसिस होता है। सिरोसिस का हमने बहुत डिस्कशन किया कि सिरोसिस कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, मेन क्या क्या कॉजेज हैं, और आपने अर्ली साइंस जो लोगों को इग्नोर नहीं करने उनके बारे में बात की। अब अगर हम इसके थोड़े ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कैसे सिरोसिस को ट्रीट किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें किस कारण से सिरोसिस हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज अगर मैं ओबेसिटी से शुरू करूं, तो अगर ओबेसिटी रीजन है सिरोसिस होने का, तो सबसे पहले आपको ओबेसिटी को कंट्रोल करना है।
राइट? ये सबसे ज़रूरी काम है। अगर हम उसी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सिरोसिस हो जाएगा, तब भी कंट्रोल नहीं किया तो सिरोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन विल स्टार्ट। कॉम्प्लिकेशन बोलने का मतलब है कि अब पेट में पानी आ रहा है, खून की उल्टियाँ हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, दिमाग पे बेहोशी जैसा हो सकता है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जॉन्डिस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, मसल लॉस हो सकता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आपको वो अवॉइड करना है, उस सिचुएशन में नहीं जाना है, तो मेन जो कारण है, उस कारण को डील करना होगा। अगर हेपेटाइटिस बी या सी है तो हेपेटाइटिस बी सी का ट्रीटमेंट लीजिए। अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को बंद कीजिए। एक बार सिरोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, देन ट्रीटमेंट मेडिकल से सर्जिकल हो जाता है, देन लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। ना अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली कुछ मेडिसिन होती हैं कि सिर्फ सिरोसिस है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे उसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाए फर्दर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कॉज है उसको ट्रीट करना, तो उसका प्रोग्रेशन स्लो हो गया। अब ठीक है, हो सकता है आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बट अब ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सिर्फ सिरोसिस में भी मीडियन सर्वाइवल 10 से 15 साल तक है। अच्छा, अगर आपने एक बार ट्रीटमेंट कराया तो 15 साल आपका लाइफ स्पैन काइंड ऑफ जो लीवर का है वो बढ़ जाता है। हाँ, हम इसको ऐसे समझते हैं, बढ़ जाता है नहीं, मेंटेन रहेगा उतना। अच्छा, मेंटेन रहेगा, ओके। तो उसको ऐसे समझना है कि अगर हमने टाइमली ट्रीटमेंट कर लिया, सिर्फ सिरोसिस है, उसके कॉम्प्लिकेशंस अभी नहीं आए हैं, देन यस यू कंटिन्यू द मेडिकल ट्रीटमेंट और सब ठीक रहेगा, सब ठीक ठाक चलेगा। सिरोसिस के भी स्टेजेस होते हैं। अच्छा। स्टेज 1 to 4 तक चलता है। तो अब मान लीजिए स्टेज 1 की सिरोसिस है, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने कुछ नहीं करने का मतलब आपने रेगुलर फॉलो अप विद द डॉक्टर रहना है, ताकि अगर कोई भी चीज़ नई डेवलप हो रही है या डिजीज का प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रोग्रेशन मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सके और उसके अनुसार ट्रीटमेंट दे सके। जैसे सिरोसिस में क्या है कि लिवर हार्ड हो जाता है, तो लिवर को जो ब्लड सप्लाई जा रही है उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलता है फिर, बिकॉज जिस ऑर्गन से जाना है उसको होके वो काफी हार्ड हो चुका है, मतलब ब्रेक लगता है बहुत एक ज्यादा। तरह का ब्रेक लगता है। तो जैसे हमारे बॉडी में, जैसे हम कहते हैं किसी को हाइपरटेंशन है, मतलब वहां पे भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसी तरह लिवर में जो ब्लड सप्लाई जाती है उसमें प्रेशर बढ़ता है, तो उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। उस पोर्टल हाइपरटेंशन के इफेक्ट आते हैं बॉडी में। उसका सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है कि दिमाग पे असर आना और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ना। तो जो हमारी खाने की नली है उसके नीचे जहाँ पे स्टमक और खाने की नली जुड़ती है, वहाँ पे छोटे छोटे वेन्स होते हैं, वो वेन्स बड़े हो जाते हैं अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, तो वो प्रेशर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ओह, मतलब ये आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। यस। और वो नसें फूल जाती हैं जिसको हम इसोफेजियल वेराइसिस बोलते हैं। दे आर नॉट नॉर्मल वेन्स, दे आर अनसपोर्टेड वेन्स, मतलब उस वेन्स को उतना सपोर्ट नहीं है, उतने मजबूत नहीं है, वो ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल सकते। अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो वो फट जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग होती है, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम वेरिसियल ब्लीडिंग बोलते हैं, जो एंडोस्कोपी करके फिर बैंड करते हैं, ये सब करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ वेराइसिस बना है तो आप एंडोस्कोपी करके उस पर बैंड लागेशन पहले ही कर सकते हैं, या उसके लिए मेडिसिन होती हैं जिससे पोर्टल का प्रेशर को कम किया जा सकता है। ये सब मेडिसिन आप लेके उस इवेंचुअलिटी को रोक सकते हैं। नाउ यू कम टू द स्टेज 2, जहाँ पे अब पेट में पानी आ गया है, ठीक है, या आपके दिमाग पे असर आ रहा है और ये सब आ रहा है, उसके लिए भी मेडिसिन हैं। वो मेडिसिन लेके भी काफ़ी टाइम तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको हम डायरेटिक्स बोलते हैं, वो अगर आपके पेट में पानी है तो उसको यूरिन के थ्रू उस पानी को निकाला जा सकता है। थोड़ा सॉल्ट का रेस्ट्रिक्शन होता है, थोड़ा वाटर का रेस्ट्रिक्शन होता है, ये सब मेडिकल मैनेजमेंट में आता है, और उस तरह से आप उसको कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके बियॉन्ड जा रही हैं चीज़ें, मतलब अब मेडिकल मैनेजमेंट से भी काम नहीं चलेगा, नाउ यू नीड लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ऑल्सो सर, लीवर सिरोसिस में मेजरली ये भी देखा जाता है कि जब हम उसको ट्रीटमेंट की बात आती है
तो लोग ना अलग-अलग तरीके के होम रेमेडीज़ या फिर ड्रिंक्स उनका भी कुछ रिकमेंड करते हैं कि आप ये चुकंदर का जूस पी लो या फिर आप गाजर का जूस पी लो, आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। तो एक्चुअल में लीवर डिटॉक्स नाम की कोई चीज़ होती है? ऐसा कोई डिटॉक्स तो नहीं होता है, ओके। पर गाजर का जूस पीने में कोई नुकसान नहीं है, हुँ। चुकंदर का जूस पीने में कोई नुकसान नहीं है। पर आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हुँ। कि इससे मेरी जो लिवर डिजीज़ है वो ठीक हो जाएगी, ऐसा अच्छा। नहीं है, ओके। वो नहीं होगा। सर लीवर में यूजुअली हम बोलते हैं कि हमारा जो खान-पान है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को लीवर अपना हेल्दी रखना है, उनको क्या चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में शामिल करनी है और क्या चीज़ें जो अवॉइड करनी है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो लोगों को ऑलरेडी लीवर सिरोसिस है या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको क्या-क्या चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में शामिल करनी है, क्या-क्या अवॉइड करनी है? तो अगर हम डाइट के हिसाब से देखें, तो एग्ज़ाम्पल फिर ओबेसिटी का ही आएगा, हाँ। ठीक है? कि फैटी लिवर हो रहा है और वो ये सामने हमारे एग्ज़ाम्पल है कि कैसे आपकी डाइट जिसके कारण ओबेसिटी आपको हो रहा है, वो आपके लिवर को इफ़ेक्ट कर रहा है और वो फिर सिरोसिस कर सकता है आपको। फिर सिरोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी डाइटरी एडवाइसेज़ हैं, वो ओबेसिटी को अवॉइड करने के हिसाब से हैं। अब हमें ओबेसिटी हो क्यों रही है, पहले हम ये देख लेते हैं। जो हमारे आसपास जो है ना, अब काफ़ी एनर्जी डेंस फूड है। बहुत ईज़िली अवेलेबल है, अबंडेंस में अवेलेबल है, कंटिन्यूअसली अवेलेबल है, चीप भी है और उसका जो साइज़ है, पोर्शन है, वो भी बहुत बड़ा है। जैसे एक बर्गर खाते हैं ना, जो साइज़ है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सब आपके बॉडी में एनर्जी को पॉजिटिव बैलेंस की तरफ ले जा रहा है। एनर्जी को स्टोर करने के लिए फैट है और इस तरह से फैट बढ़ रहा है। तो जो हमारा पहला जो एडवाइस होता है कि आप ऐसे फूड खाएं जो एनर्जी डेंस नहीं है, ऐसी जो खाने का जो पोर्शन है उसको थोड़ा छोटा करें, फाइबर्स को इंक्रीज करें, ये सब चीज़ें करें। ऐसे क्या फूड्स हैं, जैसे आप जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप स्किम्ड मिल्क लीजिए, जिसमें फैट कम किया हुआ वाला मिल्क लीजिए। अगर आप ग्रेन्स खा रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं, तो होल ग्रेन्स लीजिए। होल ग्रेन्स लाइक ओट्स है, व्हीट फ्लोर है, या आप ब्राउन राइस है, ये सब चीज़ें लीजिए। अगर आप ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तो पाम ऑयल का यूज़ ना करें, क्योंकि ये इनको हम सैचुरेटेड फैटी फैट्स एसिड्स इनमें ज़्यादा होता है, हाँ। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होते हैं, लेकिन ये इतना ही इंडस्ट्री में यूज होता है क्योंकि ये चीप होते हैं। चीप होते हैं, दे आर इजिली अवेलेबल, इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, आपको ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं, इनको आप बार बार यूज कर सकते हैं और इनमें टेस्ट होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इन सब के कारण और वो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, तो इसलिए हमें वो नहीं लेना है। इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। ये तो हो गया कि जो आप फूड को अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप फूड ले रहे हैं तो आपको टीवी के सामने बैठ के खाना नहीं खाना है। अच्छा। अगर आप घर में अपने प्लेट का साइज भी छोटा कर देते हैं, उससे भी इफेक्ट आता है। उससे कैसे असर पड़ता है सर? आपका पोर्शन साइज छोटा हो जाता है, राइट। अब क्या है, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, थोड़ा साइकोलॉजिकल ज्यादा है ये। हाँ, तो हमारी बॉडी में क्या है कि जो भी जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो ओबेसिटी को कॉज करते हैं, राइट, जो हमें कहते हैं ना कि कुछ जेनेटिक का भी रहा होगा इफेक्ट, अगर मैं लेमन्स लैंग्वेज में बोले, तो उन सब का जो फाइनल इफेक्ट है वो ये है कि वो ब्रेन को कहता है कि आप खाना खाओ अच्छे से, और खाना खाने के बाद जो पेट भरने की प्रक्रिया होती है, जिसको हम सैटिस्फैक्शन बोलते हैं, वो भी कम हो जाती है। अच्छा। तो आप खाना भी ज्यादा खाओगे, आपकी सैटिस्फैक्शन भी कम हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको उसको जीतना है, उसके आगे बढ़ना है, तो उसका तरीका है कि आप प्लेट साइज को थोड़ा सा कम करें, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं। ऐसी जगह बैठ के ना खाएं जहां ओवर ईटिंग के चांसेस हो, जैसे टीवी के सामने बैठ के खाना, ये सबको अवॉइड करें। तो ये तो डाइट से रिलेटेड चीज हो गई, मतलब आपको इनटेक को कम करना है। देन खर्च भी तो करना है, पैसे तो आ रहे हैं अकाउंट में, आपने कम कर दिया लेना,
पर अब जो है उसको खर्च भी करना जरूरी है. दैट्स वेयर द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कम्स. तो आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है. अच्छा. अब फिजिकल एक्टिविटी का क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बहुत ही सिंपल है. अगर आप वीकली हर दिन आधे घंटे की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, दैट इज इनफ. इतना ही काफी है. अब यह है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहते हैं. आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं या विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं. अब मॉडरेट बोले तो मॉडरेट भी बहुत आसान है समझना. आप जैसे काम से वापस आए, आप घर के कुछ काम कर लो, दैट कम्स इन मॉडरेट एक्टिविटी. सुबह आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, यू डोंट हैव टू रन, जस्ट वॉकिंग कर लो. इतनी तेज से आप वॉकिंग करो कि आप एक दूसरे से, अगर दो लोग वॉक कर रहे हैं तो आराम से बात कर पाए. अगर आप ऐसे कर रहे हैं और आप आधा घंटा 40 मिनट तक ऐसे एक्सरसाइज डेली कर पाते हैं वीकली, दैट इज एनफ. इतना ही काफी है आपके वेट लॉस को, जो फिजिकल एक्टिविटी हमें चाहिए डे टू डे लाइफ में. या आप माइल्ड डांसिंग कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड पे साइकिल चला सकते हैं, सिंपल स्विमिंग कर सकते हैं, इजी स्विमिंग. अगर आपको विगरस, या अच्छा इसके अलावा आप स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं. शाम में आके कुछ स्पोर्ट्स खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, जो भी है थोड़ा बहुत वो कर लिया, तो इतना काफी है. आधा घंटा बस, ज्यादा नहीं. अगर आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन 200 मिनट्स पर वीक का है. तो उसमें ये है कि आप साइकिल थोड़ा तेज चलाइए, अपहिल चलाइए, डांस थोड़ा विगरस कीजिए, ये सब चीजें, रनिंग कीजिए इंस्टेड ऑफ वॉकिंग. तो ये सब फिजिकल एक्टिविटी से भी ये जो है आपका जो खाने का तो है ही, बट लाइफस्टाइल ओवरऑल आपको चेंज करना है. एग्जैक्टली. और हर एक चीज मॉडरेशन में होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. क्या नहीं खाना है, जो आपको खाना है वही खाना है, बाकी नहीं खाना है. अच्छा, और वो जितना भी खाना है वो भी मॉडरेशन में खाना है. मॉडरेशन में खाना है, बिल्कुल. सर, अभी हमने लीवर सिरोसिस को कंप्लीटली कवर कर लिया है. हमने लीवर सिरोसिस के सिम्टम्स पे बात की, कॉजेस पे बात की, इवन उसके जो डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया. डाइटरी जो चेंजेस हैं, हैबिट्स हैं, वो कैसे लोगों को अडेप्ट करनी है, उनके बारे में बात की. अब जो मोस्ट कॉमन मिथ्स हैं लीवर सिरोसिस को लेकर, वो मैं आपसे पूछूंगी. सबसे पहला मिथ ये है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं सिर्फ उन्हीं को लीवर सिरोसिस होता है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी तक हमने इतनी बातें की है. लिवर सिरोसिस ड्यू टू अल्कोहल इज वन ऑफ द रीजन फॉर सिरोसिस. इसके अलावा वायरल डिजीजेज हैं जो कि बहुत कॉमन है. अब तो जो फैटी लिवर डिजीज है, जिसको हम NAFLD कह रहे हैं, अम्ब्रेला टर्म के अंडर कह रहे हैं, वो भी इन सबको पास करके नंबर 1 पे जा रहा है. और बहुत जगह पे तो नंबर 1 हो चुका है एज अ कॉज ऑफ सिरोसिस. तो अल्कोहल तो बदनाम है, तो मतलब बाकी रीजन बहुत सारे हैं. बिल्कुल, सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही आपको लीवर सिरोसिस नहीं होता. आपकी डाइटरी कुछ हैबिट्स भी हैं जो आपको इसके लिए प्रोन बना सकती हैं. बिल्कुल. दूसरा सर जो मिथ है वो ये है कि लीवर सिरोसिस लीवर कैंसर होता है. एक्चुअल में लीवर कैंसर और सिरोसिस एक ही चीज है? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं. लीवर कैंसर सिरोसिस हो तभी बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है. बट यस, अगर आपको लिवर सिरोसिस है तो इट इज ए फर्टाइल ग्राउंड लिवर कैंसर बनने के लिए. मतलब एक एनवायरनमेंट उसको पहले से मिल जाता है. हाँ, अब एनवायरनमेंट बन चुका है. क्योंकि जो सिरोसिस है वो एक तरह का डिसऑर्डर्ड ग्रोथ है. रीजनरेटिंग कैपेसिटी है जो कि अब नॉर्मल नहीं चल रही. मतलब सेल डिविजन्स तो हो रहे हैं बट वो नॉर्मल नहीं हो रहे. इसी एबनॉर्मलिटी से तो कैंसर बनते हैं. तो इट इज ए फर्टाइल ग्राउंड. दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ओके, मतलब दोनों अलग अलग हैं. दोनों अलग अलग. सर, तीसरा सबसे कॉमन मिथ ये है कि अगर किसी को एक बार लीवर सिरोसिस हो गया तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता. हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि आप किस स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस और सिरोसिस में हैं जहां से हम रिवर्सल कर सकते हैं. लेकिन एक बार कॉम्प्लिकेशन उसका आ गया तो रिवर्स नहीं होता है. आप उसके प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो कर सकते हैं या थोड़ा टाइम बाय कर सकते हैं विथ मेडिकल मैनेजमेंट, लेकिन वो रिवर्स नहीं होता है. ओके. एंड सबसे मोस्ट कॉमन मिथ ये भी है कि लीवर सिरोसिस सिर्फ एजेड लोगों में होता है. जो बड़े लोग हैं, आफ्टर जो 30s के बाद की एज वाले जो लोग हैं, उनमें ही लीवर सिरोसिस होता है. ये बात कितनी सही है? नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे मैंने अभी बताया, बड़े सारे कंजेनाइटल डिजीजेस होते हैं. उसमें एक इम्पोर्टेंट विल्सन्स डिजीज है जो कॉमन भी है. उसमें बच्चों में होता है, वो बहुत एज भी नहीं चाहिए होता. यंग एडल्ट्स में प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलिंजाइटिस यंग एडल्ट्स में होते हैं. तो देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजीजेस व्हिच कैन कॉज सिरोसिस इन अर्ली एज आल्सो. जो और सपोज मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस
वायरस हेपेटाइटिस बी डिजीज हो गई, वायरस हो गई, जो उसकी मदर से आया है या बचपन में आपस में खेलते हुए आया है, वहां से अगर हेपेटाइटिस बी आया तो बहुत अर्ली एज में हेपेटाइटिस बी आ गया है। हेपेटाइटिस बी या सी से सिरोसिस होने में कम से कम 20 इयर्स का टाइम लगता है। ओके। तो अगर इस किसी को इस एज में हो गया है और वो क्रॉनिसिटी में चला गया, मतलब 6 महीने से ज्यादा वो परसिस्ट कर गया है बॉडी में, वो पूरी तरह से निकला नहीं है या आपको पता नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस सी या बी है, तो वो सिरोसिस यंग एज में आके कर देगा। 20 से 30 साल में आपको सिरोसिस दिखेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ओल्ड एज का डिजीज है, ये किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकती है। जी ओके। ऑल्सो सर ना, बहुत सारी होम रेमेडीज की बात होती है। हमने एक होम रेमेडी की बात पहले भी की थी कि अगर आप जूसेस पीते हैं, गाजर का जूस पी लिया, चुकंदर का जूस पी लिया, तो आपका लीवर डिटॉक्स हो जाता है। एक और कॉमन मिथ है कि अगर आप धनिए का पानी पीते हैं तो आपका लीवर कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाता है, एकदम सही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। धनिए के पानी के पीने से क्या नुकसान है मुझे नहीं पता, फायदा भी है या नहीं आई डोंट नो, बट लीवर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, तो ये थे हमारे मिथ्स। एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए, क्योंकि लीवर का पूरे बॉडी पर ही बहुत असर पड़ता है। अगर आपका लीवर हेल्दी है तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। तो एट लास्ट कोई हेल्थ टिप आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो? हेल्थ टिप यही है कि जैसे जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, कि जैसे ही आपको फैटी लिवर दिखा, आप डॉक्टर के पास गए, रेगुलर फॉलोअप किया, डॉक्टर ने आपको एक एडवाइस दी कि आप डाइट फॉलो करो, वेट रिडक्शन करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, उसको करना है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको फैटी लिवर के स्टेज पे अगर आपको बीमारी पकड़ में आ गई, यानी आपने बहुत अर्ली स्टेज में जो पोटेंशियली सिरोसिस तक जा सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है लेटर ऑन, उसको आपने आज ही पकड़ लिया है, आपने एक अर्ली डायग्नोसिस कर ली है। प्लस जब फैटी लिवर हमें दिख रहा है ना, यानी कि फैट तो लिवर में अल्ट्रासाउंड में आसानी से दिख रहा है, दैट सजेस्ट कि और भी जगह बॉडी में फैट गए हैं जहां नहीं होने चाहिए नॉर्मली, तो यानी कि आपको दूसरे तीसरे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। दैट मीन्स अब ये समय आ गया है कि आप पूरे बॉडी का चेकअप कराएं, खासकर अपने जो हार्ट के चेकअप हैं जो कॉमन है, डायबिटीज तो नहीं हो गया आपको, साथ में थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीजें भी चेक कराएं, कोई वायरल डिजीज तो नहीं है, ये चेक कराएं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है ये देखने की कि क्या मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है और इसको क्या मेरे पास सॉल्यूशन है। तो यस, इस स्टेज पे आके हम इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की उनको काफी हेल्पफुल लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।